हेलो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ये कुछ टर्म्स दी हुई थी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं आगे की टर्म्स क्या हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 15, गवर्नमेंट एनालिस्ट ये क्या होते हैं। इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स, अ पर्सन इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F। आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के जो रिलेशन में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जो होता है सेक्शन 33 के F के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, ये जो सभी पॉइंट दिए हुए हैं, सभी पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है, बस एक बार आप इन्हें रीड कर लें उतना ही काफ़ी है। लेकिन कुछ पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इसमें कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे हमारे शेड्यूल्स आएंगे, वो सारे ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको बस उन्हें ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट जो हमारा एक्ट है 1940 एक्ट, उसके सेक्शन 20 के अंडर एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो बाकी अदर जो ड्रग्स बचे और कॉस्मेटिक्स के लिए उनके रिलेशन में जो उनके लिए वर्क करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैकेजिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस, यानी कि एक बल्क क्वांटिटी में जो बल्क कंटेनर में हमारा ड्रग रखा हुआ है और उसे हम ब्रेकअप करके, यानी कि तोड़ करके टुकड़ों में छोटे छोटे स्मॉल पैकेजेस में कन्वर्ट करते हैं। एंड द लेबलिंग ऑफ ईच पैकेज विद अ व्यू टू इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके सेल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर एक छोटे छोटे पैकेट पर लेबल लगाया जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रीपैकिंग बोलते हैं। यानी कि पैक होकर एक बार बड़ा कंटेनर आ गया हमारे पास और उसी में से हम छोटे छोटे पैकेट्स में उन्हें भरते हैं और उन्हें सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन पर लेबल लगाकर उन्हें आगे भेज देते हैं। लेकिन बट इट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस। लेकिन जो रिटेल बिजनेस, रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेल शॉप होती है, उनको वहाँ पर जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है मेडिसिन की या किसी भी चीज़ की, या पैकिंग करके वो कस्टमर को देते हैं, वो इसमें नहीं आती है, ठीक है। ये केवल कंपनी के और बड़े लेवल पर ही होता है। रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है। इट इज़ द लाइसेंस फॉर रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स एंड ग्रांटेड फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ एनी ड्रग फ्रॉम द बल्क कंटेनर टू स्मॉल पैकेजेस एंड लेबलिंग ऑफ ईच पैकेजेस विद अ व्यू टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वही चीज़ है जो हम रीपैकेजिंग करते हैं, इसे करने के लिए हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हम एक बड़े कंटेनर में से छोटे छोटे पैकेट्स को भर करके, उसमें ड्रग भर करके उन्हें सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन पर लेबल वगैरह लगा सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, उसी को हम कहते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। फिर आता हमारा नेक्स्ट, लोन लाइसेंस। It means a license issued by licensing authority to a person who does not have his own arrangement of manufacture। जिस व्यक्ति के पास अपना मैन्युफैक्चर करने का कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है, इस तरीके के पर्सन को एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देती है, ठीक। बट who intended to avail the facilities owned by another manufacturer। लेकिन वो चाहता है कि जो अदर मैन्युफैक्चर हैं उस तरीके की फैसिलिटी उसे मिले, उस तरीके के अरेंजमेंट मिले। इस तरीके के काम करने के लिए एक लोन लाइसेंस मिलता है, यानी कि उसे लाइसेंस इस तरीके का मिलता है, लोन, उसमें सरकार उसे मदद करती है और उसे जो भी उसके अरेंजमेंट हैं वो फुलफ़िल कराती है, ताकि वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से कर पाए। फिर 9th है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होते हैं। इट इज़ द लाइसेंस फॉर रिटेल सेलर
रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स whose sale does not require any supervision of qualified person। जो रिटेल हमारी शॉप होती है, रिटेल सेल जो होती है ड्रग्स की, उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती सुपरविज़न के लिए। इट इज़ इशूड टू द ट्रैवलिंग एजेंट्स ऑफ द फर्म और वेंडर्स ऑफ द ड्रग्स। जो ड्रग के वेंडर होते हैं या ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं, यानी कि MR जिन्हें बोल देते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उस तरह के जो लोग होते हैं जो ड्रग्स को इधर से उधर लेकर के जाते हैं, एक तरीके सेल्समैन की तरह मान लीजिए, तो उसे हम रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, वो जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर एक आता है जनरल लाइसेंस। इट इज़ द लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स की रिटेल सेल के लिए होता है। एंड इशूड टू द पर्सन हु हैज़ फिक्स्ड प्रीमाइसेस ऑफ द बिजनेस एंड एंगेजेस द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन फॉर सेल एंड कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। यानी कि ये होता है जो फार्मेसी होती है हमारी या मेडिकल स्टोर होता है, उसके लिए लाइसेंस। एक तरीके से जो रिटेल सेल होती हैं उनकी रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के हम रिटेल में सेल कर सकें, इस तरीके से होती हैं। और उस बिज़नेस के लिए जो फिक्स कर चुका है प्रीमाइस यानी कि एक प्लेस जो सेट कर चुका है, फिक्स कर चुका है बिजनेस के लिए और एंगेज है और उसमें बिजी है, इस तरीके की सर्विस देने में जो क्वालिफाइड पर्सन देते हैं। एंड फॉर सेल एंड कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, और जहाँ पर वो सेल कर रहा है और ड्रग्स को कंपाउंड और डिस्पेंस कर रहा है, उस तरीके के जो प्लेस होते हैं, प्रीमाइसेस होती है, उनके लिए जनरल लाइसेंस होता है। फिर रिटेल सेल क्या होती है? इट मीन्स अ सेल अदर देन अ सेल बाय द वे ऑफ होल सेल डीलिंग। यानी कि जो होल सेल डील जो करते हैं, होल सेल जो कोई भी अपनी चीज़ को सेल करते हैं, उसे छोड़ करके उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर जो आती है छोटे लेवल पर, उसे हम रिटेल सेल कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेल बाय द वे ऑफ होल सेल डीलिंग। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ सेल टू अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन एंड आल्सो इंक्लूड द सेल टू हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज और मेडिकल, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यानी कि इसका मतलब होता है वो सेल किसी भी पर्सन को अपना आइटम सेल करना इस पर्पज़ के लिए ताकि वो आगे जाकर इसे सेल कर पाए, इसलिए नहीं कि वो खुद ही उसे कंज्यूम कर ले, वो उसे आगे जाकर सेल करनी है, रिटेल में सेल करनी है। ठीक है, इसीलिए वो परचेज़ कर रहा है और उसे आगे जाकर के क्या करेगा, सेल करेगा। तो उसी को बोलते हैं होलसेल डीलिंग में जो होलसेल का काम होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग। ठीक, और इसी में इंक्लूड होते हैं जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल को होलसेलर डायरेक्ट हॉस्पिटल को जो सामान बेचता है वो भी इसी में आ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल फिर उसके बाद दोबारा से उसे रीसेल करेगा और उसे कस्टमर या कंज्यूमर को या पेशेंट को बेच देगा। या फिर डिस्पेंसरीज होती हैं या मेडिकल एजुकेशनल होते हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनको जो होलसेलर डायरेक्ट दवाई देते हैं उन्हें बोलते हैं सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक क्या होते हैं? इट मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंटेड, वो सारे आर्टिकल जो उद्देश्य के लिए होते हैं, रब करने के लिए या पाउडर, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड, जिन्हें पाउडर किया जाता है, पाउडर की तरह इस्तेमाल होते हैं, या स्प्रिंकल किए जाते हैं, ऊपर से छिड़के जाते हैं, या फिर स्प्रे किए जाते हैं, और ऑन और इंट्रोड्यूस्ड इनटू और अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर, जो और ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं किसी भी पार्ट पर, फॉर क्लींसिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग एट्रैक्टिवनेस, जो क्लीन करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए, अपनी जो एट्रैक्टिवनेस है उसे प्रमोट करने के लिए, यानी एट्रैक्टिव दिखने के लिए, या फिर एल्टरिंग द अपीयरेंस, अपना जो अपीयरेंस है, लुक है, वो चेंज करने के लिए, जैसे मेकअप से होता है। एंड इंक्लूड्स
एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज़ एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक। और इस तरीके का कोई भी आइटम जो कॉस्मेटिक के कंपोनेंट की तरह यूज़ होता है, कॉस्मेटिक के में एक साइड ऑक्सिलरी की तरह यूज़ होता है, उस तरीके के सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक कहते हैं। फिर होता है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। एक था ऊपर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मिस ब्रांडेड ड्रग्स, और इसमें है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होते हैं। वे सारे कॉस्मेटिक विच कंटेन्स अ कलर देन अदर देन प्रेस्क्राइब्ड, जो प्रेस्क्राइब्ड कलर है कॉस्मेटिक का, किसी भी कॉस्मेटिक का, उससे अगर अलग कोई कंपनी कलर दे रही है तो वो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक होगा। इट इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रेस्क्राइब मैनर, जो प्रेस्क्राइब मैनर है, जिस तरीके से होना चाहिए और उस तरीके से आपने लेबल नहीं लगाया है उस पर, तो वो भी क्या होगा, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक होगा। अ कॉस्मेटिक मेक्स एनी फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम, इस तरीके का कोई भी कॉस्मेटिक जो फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम कर रहा है कि भाई आप इस पाउडर को यूज़ कीजिए और आप जल्दी से गोरे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो फॉल्स है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से उसमें बताया गया है, तो वो क्या होगा, वो भी मिसलीड कर रहा है एक तरीके से, तो इसे भी हम कहेंगे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पूरियस कॉस्मेटिक क्या होते हैं। जैसे स्पूरियस ड्रग था, इस तरीके से ही है स्पूरियस कॉस्मेटिक। अ कॉस्मेटिक विच इज़ इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अदर कॉस्मेटिक, यानी कि किसी और कॉस्मेटिक का नाम बताकर हम दूसरा ले आएँ, उसी को स्पूरियस कॉस्मेटिक कहते हैं। कॉस्मेटिक्स विच आर इमिटेशन और सब्स्टिट्यूट फॉर अदर कॉस्मेटिक, इस तरीके का कॉस्मेटिक जो किसी और की जगह पर हम इस्तेमाल करने के लिए किसी और को दे दें कि भाई आप इसकी जगह इसे इस्तेमाल कीजिए, या हम इस वाले ड्रग की जगह दूसरा ड्रग को ले आए हैं या कॉस्मेटिक को ले आए हैं, वो सभी स्पूरियस आइटम होते हैं। रिजेंबल्स अदर कॉस्मेटिक्स इन अ मैनर लाइकली टू कॉज डिसेप्शन, यानी कि एक जो कॉस्मेटिक है वो दिखने में या यूज़ करने में या खुशबू में उस तरह का है जो दूसरा कोई अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसकी तरह वो लगता है, उसी से रिजेंबल करता है, लेकिन वो क्या एक तरीके का धोखा देने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी मिस ब्रांडेड स्पूरियस कॉस्मेटिक में आ जाएगा। वो कॉस्मेटिक विच बियर्स द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर हु डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके का मैन्युफैक्चर का नाम उस पर लिखा होना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो स्पूरियस कॉस्मेटिक कहलाते हैं। फिर है इट इज़ क्लेम्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ होम इट इज़ नॉट ट्रूली प्रोडक्ट, और अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके का बताना कि भाई ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है और रियलिटी में वो उस कंपनी का ना हो और किसी और लोकल कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसे भी हम स्पूरियस कॉस्मेटिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें आते हैं हमारे शेड्यूल्स, जो भी शेड्यूल्स हमारे एक्ट में दिए हुए हैं, और उसमें सारे शेड्यूल हमें नहीं पढ़ने हैं क्योंकि सारे एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं, ठीक। तो जो जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले से ही कुछ टिक किए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के बेसिस पर मैंने किए हुए हैं, और जो मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे इन्हीं के अंदर से आए थे, इनके अलावा कोई भी नहीं आया था, ठीक है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला आता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविज़न, यानी कि उस तरह के बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है एक, जो इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं एक स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू, जो गवर्न होती है स्पेशल प्रोविज़न में, ठीक है। उस तरीके की एक तरह की लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। शेड्यूल सी में क्या है, इसमें अदर, बस जो इसमें नहीं है, जो आइटम इस लिस्ट में नहीं है, उसके अलावा जो भी बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट हैं, अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट
ए मैन्युफैक्चर एंड सेल आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविज़न। इसमें वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आती है जो अदर देन सी हैं, ठीक है। सी शेड्यूल में जो भी प्रोडक्ट हैं उसके अदर देन जो इसी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं वो इस लिस्ट में आते हैं। फिर रहता है हमारा शेड्यूल जी। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ तो इसकी ई बुक की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, आप वहाँ से डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और इसी में से हर बार पूछे जाते हैं। फिर इसमें है शेड्यूल जी। इसके अंदर वो सारे ड्रग्स आते हैं, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी। आरएमपी मतलब रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि एक डॉक्टर, ठीक है। इसमें वो सारे ड्रग्स की लिस्ट बनी होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा डॉक्टर होता है हमें उसी के सुपरविज़न में वो ड्रग्स लेने होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उन्हें नहीं ले सकते। फिर शेड्यूल एच में आता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द आरएक्स ऑफ आरएमपी। यानी कि इस तरीके के ड्रग जो आम आदमी, कोई भी आदमी जाकर के मेडिकल स्टोर से या रिटेल स्टोर से नहीं ले सकता, वो केवल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही दिए जाते हैं। उस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल एच में मिल जाती है। फिर आता है शेड्यूल जे। इसके अंदर क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ डिजीज़ेस और एलमेंट्स, इस तरीके बीमारियों की लिस्ट विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, जिन्हें कोई भी ड्रग प्रिवेंट या क्योर करने की जो क्लेम है वो नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके के बीमारी जैसे कैंसर एक इस तरह की बीमारी है कि उसे ठीक करने के लिए कोई दवाई अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके के जो बीमारी होती हैं जिन्हें ठीक करने के लिए, क्योर या प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ड्रग क्लेम नहीं करता है, उस तरीके की डिजीज़ इस लिस्ट में आती हैं शेड्यूल जे में। फिर है शेड्यूल एम। इसके अंदर होता है CGMP, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है। यानी कि अच्छा जो करंट जो भी हमारा गुड है, यानी कि अच्छी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो इसमें की जाए। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी इस्तेमाल होने वाली रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर, इक्विपमेंट etc, वो सारे जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। फिर शेड्यूल P1। इसमें आ जाता है पैक साइज़ ऑफ ड्रग के पैकिंग की ड्रग की किस साइज़ में पैकिंग होनी है, उस तरीके के जो भी चीज़ें हैं डिटेल है वो हमें शेड्यूल P1 में देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है शेड्यूल W। शेड्यूल W में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली, यानी कि इस तरीके के ड्रग्स जिन्हें हम केवल जेनेरिक नेम से ही मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं मार्केट पे। उनका जो कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम से हम उनकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। जो उनका ड्रग का नाम है, ड्रग जो बोलते हैं मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, हम उसी नाम से उसे मार्केट कर सकते हैं, उसी नाम से उसे बेच सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी ने अगर वो बनाया है तो कंपनी के नाम से हम उनसे बेचना शुरू करते हैं। फिर है शेड्यूल X। इसमें आता है लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड अदर सच ड्रग्स। इस तरीके के ड्रग्स जो दिमाग के लिए साइकोट्रोपिक, जो दिमाग की किसी तरह की बीमारी के लिए यूज़ किए जाते हैं, या जो हैबिट फॉर्मिंग है जिन्हें खाने से उनमें उनकी लत पड़ सकती है, और इसी तरीके के जो अदर ड्रग्स हैं उन सब की जो लिस्ट है वो आ जाती है शेड्यूल X में। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम पढ़ते हैं जो शेड्यूल हैं मेन शेड्यूल, इनके अंदर जो हम ऊपर तो बताया गया है उसकी लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट में
कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो आते हैं वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जैसे कि शेड्यूल सी है, शेड्यूल सी में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो इसमें आती है। तो इसमें जैसे किया जाता है सेरा टॉक्सिन, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन्स, वैक्सीन, एड्रेनालिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरीके के ये जो ड्रग्स हैं ये एक तरीके की लिस्ट है। और शेड्यूल सी में हमें ये सारे जो ड्रग्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं कि ये ड्रग्स एक तरीके के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप पहले लिख देंगे कि शेड्यूल सी में होता क्या है, और फिर एग्जाम्पल के लिए 4 या 5 हम इसमें से ड्रग्स लिख देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली पूछ ले कि शेड्यूल सी में कौन सा आ सकता है, आपको मैचिंग के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपकी नॉलेज चेक की जा सकती है। या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर मैचिंग के फॉर्म में दे देगा, या पूछ लेगा कि ये जो ड्रग है ये कौन से शेड्यूल में आता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग शेड्यूल में आते हैं, वो कॉमन है। ठीक है, तो हम देखते हैं शेड्यूल C1, इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं। डिजिटालिस, एड्रेनालिन, विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे जो ड्रग्स हैं वो इसमें शेड्यूल C1 में आ जाते हैं। फिर शेड्यूल G में आते हैं क्लोरथियाजाइड, ब्लोमाइसिन, एथाक्राइनिक एसिड, ग्लाइबेनक्लामाइड, फेनिटोइन, इंसुलिन, टोलब्यूटामाइड ETC, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो आ जाते हैं इसमें। और इसी में इंक्लूड होते हैं एंटी कैंसर, डायूरेटिक, एंटी डायबिटिक, एंटीहिस्टामिनिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं जो इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शेड्यूल H, इसमें आ जाते हैं हमारे एनाल्गिन, बारबिटूरिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, उसकी सॉल्ट, बेटामिथासोन, ब्रोमहेक्साइन, क्लोरप्रोमाजाइन, सीटामाइड, डेप्सोन, डाइजेपाम, इस तरीके के जो ड्रग हैं आइबुप्रोफिन, ये आ जाते हैं शेड्यूल H में। फिर नेक्स्ट आता है शेड्यूल X, इसमें आपको मिल जाएगा एम्बाइल बारबिटोन, एम्फेटामाइन, बारबिटोन, ग्लूटाथिमाइड, मेप्रोबामेट, मेथाक्विनोलोन, फेनोबारबिटोन, इस तरीके के जो ड्रग हैं ये आ जाते हैं शेड्यूल X में। और शेड्यूल W में आ जाते हैं आपके एनाल्जिन, एस्पिरिन, क्लोरप्रोमाजाइन, पैरासल्फेट, पेप्राजीन, पैरासीटामोल। ये आपको ड्रग्स याद रखने ही पड़ेंगे। आप एक बार ई बुक को अपनी ज़रूर ओपन करके देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप चाहें तो उससे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए अपने नोट्स बनाते रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है इसका शेड्यूल M। शेड्यूल M के अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमें बतानी है, डिस्कस करनी है। तो शेड्यूल M में आता है इट डील्स विद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम पर हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका अच्छी तरीके से जो मैन्युफैक्चर है वो सारी चीज़ें हो सकें। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस यानी कि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पर हमारा जो माल जो हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है कंपनी में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और उसी के लिए जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट हैं फैक्ट्री की, जैसे कि प्रेमाइसेस है, प्लांट है, इक्विपमेंट ETC है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी होती हैं ड्रग्स की, वो सारी चीज़ इसी के अंदर आ जाती हैं। क्वालिटी ऑफ ड्रग इज़ बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जो क्वालिटी होती है ड्रग की, कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड्स गाइडलाइंस है। ये जो GMP होता है ये हमें प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है
कि आप इस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे एश्योर कर सकते हैं, उसे श्योर कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, बेकार आएगी, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी का ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, मतलब अच्छे से प्रोडक्ट बनाने के लिए, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के लिए, द लाइसेंस शैल बी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीएमपी। जो लाइसेंस है वो एग्री होना चाहिए रिक्वायरमेंट से, यानी कि जो जीएमपी की रिक्वायरमेंट हैं, लाइसेंसी मतलब जिस आदमी ने जिस कंपनी ने लाइसेंस लिया हुआ है, लाइसेंसी का मतलब वो पर्सन, वो कंप्लाई होना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट जीएमपी की होती हैं, जो लेट डाउन है, लिखी गई हैं शेड्यूल एम में जीएमपी की रिक्वायरमेंट, वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, उसे पूरी करना चाहिए लाइसेंसी को, तभी वो जीएमपी की जो अचीवमेंट, जो ऑब्जेक्टिव है उसका, उसे अचीव कर पाता है। ठीक है, अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करेगा तो कभी भी गुड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी। शेड्यूल एम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। शेड्यूल एम के 2 पार्ट्स होते हैं, उनके ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद आता है DTAB, इसे हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।